हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि एनएचपीसी जेई में सिलेक्टेड है। लास्ट ईयर जब दोस्तों 2021 में एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट आई हुई थी, वैकेंसी आई हुई थी, तो इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों आज हमारे साथ है पुरुषोत्तम कुमार जी। तो पुरुषोत्तम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल डोज पे। आपको भी धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। तो पुरुषोत्तम जी, आप एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल में जेई के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। हाँ, तो आप कब के सिलेक्टेड है पुरुषोत्तम जी? मैं 2022 में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, तो पुरुषोत्तम जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार गया से हूँ। अच्छा, आप गया बिहार के रहने वाले हैं। और आपने डिप्लोमा कब किया था? डिप्लोमा 2019 का पास आउट हूँ। 2019 में आपने डिप्लोमा किया था और 2022 की वैकेंसी में आप सिलेक्टेड है। हाँ ऑलमोस्ट आपने हाँ 2 साल की तैयारी के बाद ये सफलता प्राप्त की थी। हाँ। अच्छा, तो पुरुषोत्तम जी आपने डिप्लोमा कहाँ से किया था? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली बिहार। अच्छा, तो पुरुषोत्तम जी अभी आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है असम में। अच्छा, तो अभी आपकी जॉब लोकेशन वहीं पे है। हाँ यही है। तो अभी वहाँ पे पुरुषोत्तम जी वर्किंग कल्चर कैसा है? आप किस तरह पे कार्यरत हैं? यहाँ का वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है। नए जेई पे कोई प्रेशर और लोड नहीं है। अच्छा। बस जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता है वो काम करके और सीनियर को रिपोर्ट करना होता है कि हाँ सर ये काम हुआ। अच्छा। सीनियर भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पे, वैसा कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, तो पुरुषोत्तम जी सीनियरिटी का कोई प्रेशर आप नहीं। जिस अभी जिस जिस जगह पे कार्यरत है अभी वो प्लांट ऑपरेशन में नहीं है, तो अभी आप की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या जवाबदेही है काम के प्रति? आपको कौन सी ऐसी मतलब लोकेशन मिली हुई है काम के लिए? अभी हमें टाउनशिप मिला है। टाउनशिप में वाटर सप्लाई देखते हैं। वाटर सप्लाई में ऐसा है कि 2-3 वाटर पंप चलते हैं और उन्हीं का मोटर और पैनल देखना होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आया तो हमें इलेक्ट्रिशियन के थ्रू बनवाना होता है। अच्छा, तो मतलब वर्किंग लोड में आपको, वर्किंग कल्चर में आपको कोई लोड नहीं है ज्यादा काम नहीं, का? ज़्यादा लोड नहीं नहीं। और जब प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा फिर आप प्लांट में काम करोगे एज ए जूनियर हाँ इंजीनियर। हाँ। तो आपके साथ जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल में सिलेक्टेड है, आपके साथ सिविल और मैकेनिकल भी कैंडिडेट होंगे, तो उनकी भी जॉब हाँ लोकेशन आपके साथ ही है? हाँ। मैकेनिकल का पोस्टिंग हुआ है हाइड्रो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा। और सिविल वाले को डैम पे पोस्टिंग हुआ है और कुछ का पावर हाउस में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पावर हाउस का, वहाँ पोस्टिंग हुआ है। अच्छा, तो अभी पुरुषोत्तम जी आप एनएचपीसी जेई में जॉब करते, तो बहुत सारे लोग इस बात को जानने में इच्छुक रहते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। अभी मैंने एक सैलरी स्लिप के माध्यम से दिखाया भी था बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो आप अगर अभी इस चीज को कंफर्म करें कि आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी बनती है? अभी मेरी इन हैंड सैलरी 49,000 समथिंग बनता है। और अच्छा। मैं जेड क्लास का एचआरए लेता हूँ, जेड अच्छा, क्लास सिटी का। तो पुरुषोत्तम जी अगर मैंने कोई एक्स क्लास, जी जी हाँ बोलिए। अ, मैंने ये सुना है कि आपको सैलरी के अलावा आपको मिला, मतलब क्वार्टर भी मिला हुआ है एनएचपीसी की तरफ से, और आप एचआरए भी हाँ लेते हैं, तो ये कैसे आपको होता हाँ। है कि? ये एनएचपीसी का रूल है कि आप को बैचलर अकोमोडेशन दिया जाएगा जी जी। और आप अपने फैमिली को जहाँ रख। अच्छा, जहां आप अपनी फैमिली को रख रहे हैं वहां का भी एचआरए आपको मिलेगा? हाँ, और आपको यहाँ बैचलर अकोमोडेशन दिया जाएगा रहने के लिए। तो देखिए और दोस्तों वो भी ये है, अगर जी। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहते हैं अच्छा। तो आपको क्वार्टर बड़ा वाला दिया जाएगा और फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर आपकी फैमिली दिल्ली जैसी सिटी में रहती है तो आप एक अच्छा एचआरए आपको प्राप्त होगा। अगर आप ये फैमिली आपकी दिल्ली में रहती है तो दिल्ली के हिसाब से एचआरए मिलेगा। हाँ, फिर एचआरए एक्स क्लास सिटी का मिलेगा। हाँ, तो देखिए और दोस्तों हमें यहाँ यहाँ पर बैचलर अकोमोडेशन भी। जी जी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी एनएचपीसी के द्वारा है कि आपको रहने के लिए एकोमोडेशन भी एनएचपीसी देगा, और इसके अलावा आपकी फैमिली के रहने के लिए भी जो एकोमोडेशन होगा वो भी एनएचपीसी जेई देगा, एनएचपीसी डिपार्टमेंट देगा। तो पुरुषोत्तम जी अभी आपकी जॉब लोकेशन असम है, तो ये काफी आपके घर से हाँ दूर है, ये एक जॉब का आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। हाँ, ये तो है। एनएचपीसी का सारा प्रोजेक्ट रिमोट लोग, किन्हीं को ऐसा अच्छा लगता है ऐसा हम्म। जगह एडवेंचरस है, लेकिन किसी किसी को लगता है जो सिटी में रहे हैं उनको लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं है। सिटी से तो दूर एनएचपीसी का सारा प्रोजेक्ट है, अच्छा। लेकिन उसको आप किस तरह से लेते हैं। किसी को कोई एंजॉय करता है ऐसा लोकेशन को, कोई इसको टफ समझता है। अच्छा, हाँ, मतलब जिसको बुरा लगता है, जो सिटी से आया हम्म, वो उसे थोड़ा सा बुरा लगता होगा कि हम रिमोट हम्म, लोकेशन पे हैं। लेकिन कुल मिला के हम्म, बात ये है पुरुषोत्तम जी, आपके पास एक अच्छी वेल मेंटेन जॉब है, और बहुत सारे हम्म, कैंडिडेट्स के पास ये भी नहीं है। तो पहले मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब होना। हाँ हाँ
और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पुरुषोत्तम जी, अभी आप वहाँ पे कार्यरत हैं, तो अभी इसकी प्रमोशन पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताइए। अभी जैसे आपने एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया है, तो जूनियर हम्म। इंजीनियर के बाद आप एग्जीक्यूटिव कैडर में कब आ जाएंगे? जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आने के बाद आपको S1 से S2 जाने में 4 साल लगेगा। अच्छा। S3 और एग्जीक्यूटिव दो अच्छा। गेट आपके पास खुले होते हैं। अगर अच्छा। बहुत आप टैलेंटेड हैं, आप में काबिलियत है, तो आप एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे, यानी कि 4 साल S2 में आने के लिए और S2 से एग्जीक्यूटिव जाने के लिए 8 साल, यानी 8 साल से ऊपर आप एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे। लेकिन अगर जो इंटरनल वैकेंसी नहीं रही उस समय, तो आप S3 में अपग्रेड कर दिए जाएंगे। और अच्छा, अगर आप S3 में ही अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर आप एग्जीक्यूटिव कब बनेंगे? तो S3 में अपग्रेड होने के बाद आपको जब भी इंटरनल वैकेंसी आए, आपको मौका मिलते रहेगा कंटिन्यू, जब भी आते रहे एग्जीक्यूटिव का, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते जाएंगे। मतलब S3 तक पहुंचने के बाद आप एग्जीक्यूटिव के लिए हमेशा एलिजिबल हैं। बस आप इंटरव्यू सही से दीजिए और जो एग्ज़ाम होगा इंटरनल, उसको अच्छा मार्क्स से क्लियर कीजिए, फिर आप एग्जीक्यूटिव बन जाइएगा लगभग 10 साल में, 10 अच्छा। से 11 साल में। अच्छा, तो ये एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है एनएचपीसी, जहाँ पर आपको एक अपग्रेडेशन का भी मौका मिलता है। आप एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करेंगे डिप्लोमा लेवल पे, आपको एग्जीक्यूटिव जाने में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एनएचपीसी का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। तो पुरुषोत्तम जी, अभी आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास वर्किंग लोड नहीं है, तो आप हम्म। अभी आप इस जॉब को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोगों और की ये इसका क्वेरी एक और रहती थी कि एडवांटेज है जी। कि आपको ज्वाइन करने के बाद सारा अलाउंस और बेसिक पे के साथ जो भी कैफेटेरिया, डियरनेस अलाउंस, HRA सब स्टार्टिंग से ही आपको फुल सैलरी अच्छा, मिलेगा। बिल्कुल, आपके पास ट्रेनिंग यहाँ पे में कोई जो, ट्रेनिंग नहीं है। हाँ हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं, बहुत सारे प्रोबेशन डिपार्टमेंट पीरियड ऐसे है। होते हैं जो ट्रेनिंग में आपको सिर्फ स्टाइपेंड देते हैं, यहाँ पे आपको हाँ, सारा मिलेगा। स्टाइपेंड देते हैं। यहाँ कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग से सारा फैसिलिटी अवेल कीजिए। अच्छा, तो मेडिकल फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे पुरुषोत्तम जी? मेडिकल फैसिलिटी है, आपका डिपेंडेंट जो मदर फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके वाइफ हैं, हम्म। उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छा दी जाती है। मतलब कि जो भी आपको बिल बना, आप यहाँ क्लेम कीजिए, पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। और इम्पेनल्ड हॉस्पिटल भी कुछ रखे हैं, उसमें अगर आप एडमिट कराते हैं अपने डिपेंडेंट को, तो हम्म। डायरेक्ट NHPC से भी पेमेंट होता है। ऐसा भी है, इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट कराते हैं, तो डायरेक्ट NHPC के थ्रू पेमेंट होगा, आपका जो रिलेटिव है उनका सिर्फ वहाँ ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, लेकिन अगर आपके माता पिता, सपोज जैसे आप बिहार के रहने वाले, तो आपके माता पिता बिहार है, उन्होंने अपना इलाज बिहार से किया, तो ये इसका हाँ, रिम्बर्समेंट कैसे होता है? तो रिम्बर्समेंट होगा, वहाँ का बिल ला के यहाँ हम लगाएंगे। अच्छा, हम्म। तो ये एक बहुत बढ़िया और फुल एडवांटेज है एनएचपीसी रिम्बर्समेंट का। होगा। आप किसी भी हॉस्पिटल से दिखाएंगे, आपका रिम्बर्समेंट होगा। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है। ये दिखने में केवल आपको एक छोटी सी फैसिलिटी लगेगी, मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन आप कहीं भी अपने माता पिता रह रहे हैं, आपके वाइफ रह रही है, आपकी फैमिली के कोई मेंबर रह रहा है, आपको कहीं भी रह रहे हैं, आप उसका अपना मेडिकल कराइए, जो भी आपको दिखाना है, जांच दिखा, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो कराइए, और आपका वहां पर रिम्बर्समेंट मिलेगा, मतलब आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो ये एक हाँ, बहुत ही अच्छी फुल फैसिलिटी है। रिम्बर्समेंट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एनएचपीसी में पुरुषोत्तम जी, कोई ऐसी ईयरली भी अलाउंस मिलता है? ईयरली कुछ ऐसा अलाउंस मिलता है जो आपको एज ए बेनिफिट लगता हो कि हाँ, ये अच्छा अलाउंस है? हाँ, क्लॉथ का अलाउंस आया है इसी साल से, NHPC इंट्रोड्यूस किया है। 60,000 पर ईयर मिलेगा क्लॉथ के लिए। फर्नीचर के लिए 24,000 प्लस GST, और मोबाइल के लिए 11,200 प्लस GST। मोबाइल है जो ईयरली है, और फर्नीचर है जो 5 साल पे है। अच्छा, और क्लॉथ्स के लिए कितना मिलेगा? 60,000, 60,000 60,000 से ये पर ईयर है? ईयरली। ईयरली। हाँ, पर ईयर है। तो हाँ। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा अलाउंस ऐड हुआ है। मतलब 60,000 क्लॉथ्स का, और 11,500 रुपये मोबाइल के ईयरली है, और फर्नीचर का 5 साल पे कितना है? 24,000 प्लस GST, मतलब 28,000 कुछ रुपया होता है। तो ये आपके कितनी बड़ी फैसिलिटी है। ये सारी ये चीजें अगर आप देखें तो ओवरऑल सैलरी इससे और इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप मंथली 49,000 पा रहे हैं, तो अगर आप इसे ऐड कर ले मंथली, अगर आप 7-8 हजार ऐड कर ले, तो आपकी ईयरली ग्रॉस कितना हो जाता है पुरुषोत्तम जी, ये सारे अलाउंसेस को लेके? अभी तो मैं वैसा कैलकुलेट नहीं किया हूँ। प्लस में PRP भी एक है, जो PRP हर ईयरली वो भी मिलता है परफॉर्मेंस रेटेड पे। अच्छा, हाँ। तो मतलब पीआरपी भी आपको कितना मिल जाता है पुरुषोत्तम जी? अभी तो हमें 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि शायद तुम लोग का बेसिक के हिसाब से 1 लाख के अप्रोक्स मिलेगा। अच्छा, आपका जो बैच है पुरुषोत्तम जी, वो 2021 का है। लास्ट बैच कब का है एनएचपीसी? 22 में ज्वाइन किए थे। आपने 2022 में ज्वाइन किया, ठीक है, 2022 हाँ का आपका बैच है। लास्ट हाँ। बैच कब था? लास्ट बैच
2004 का ज्वाइन किए हुए हैं जेई। उसके बाद पहला बैच है 2004 के बाद 2022 में, मतलब और आप फिर समझ सकते अभी हैं कि जो करीब वैकेंसी आया 2023 में। 18-19 साल के बाद ये आपका जो बैच है वो पहला बैच है और इसके बाद ये दूसरा बैच की, तो मतलब समझ सकते हैं अगर आपको एनएचपीसी में जॉब करनी है तो ये इससे बेहतरीन मौका, जो वैकेंसीज आई हुई हैं इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि एनएचपीसी जैसे डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती हैं 20 साल 22 साल के अंतराल के बाद आई हुई हैं। तो पुरुषोत्तम जी, अभी आप बताइए कि आपने तैयारी कैसे की थी एनएचपीसी की? जब रिक्रूटमेंट इसका आया था, वैकेंसी आई थी, तो कितने महीने बाद इसका एग्जाम हुआ था? इसका रिक्रूटमेंट आने के बाद शायद पहला बार रिक्रूटमेंट आया था तो उसके बाद कैंसिल हो गया सर। दूसरा नोटिफिकेशन आने के बाद शायद 5 मंथ के बाद एग्जाम हो गया था। अच्छा, 5 महीने के, तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीने का समय था, 5 महीने का आपके पास टाइम था तैयारी करने का। तो 5 महीने में हाँ। आपने तैयारी कैसे की? पहले तो जो मैं सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में जो पढ़ा था उसका नोट कॉपी देखा। मैं पास आउट होने के बाद उसका नोट कॉपी फिर से देखा अच्छा। और बुक पढ़ा। उसके बाद लगा और फिर टेस्ट सीरीज लगाया। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद हमको पता चल गया कि हमें कहाँ कमी है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर से मैं नोट कॉपी से हेल्प लिया कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर बुक को देखा। अच्छा। उसके बाद क्लियर होते चला गया। अच्छा। यही है स्ट्रेटजी था। अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और अगर आप गलती कर रहे हैं तो किस पोर्शन में कर रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि सही आप बता रहे हैं। मुझे लगता है अपने आप को जज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए और आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में वीक हो रहे हैं। अगर आप रीजनिंग के किसी पोर्शन में वीक है या किसी टॉपिक पे वीक है तो आपको वो पता चल जाएगा। हाँ, फिर उस पर थोड़ा सा मजबूती, मतलब ज्यादा टाइम देना होगा। अच्छा, तो और आप टेस्ट सीरीज में एकदम सही बता रहे हैं, वही पता चलता है कि मेरा कमजोर कड़ी कहाँ पे है। अच्छा। और कौन सा टॉपिक टेक्निकल में मैं फंस रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, तो बेसिकली टेस्ट सीरीज जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए डेली बेसिस पे। हाँ, जितना तभी हो सके आप लगाइए। सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ लगाइए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कमजोर कहाँ पे हैं और उसी हिसाब से फिर उन टॉपिक्स को आप दोबारा पढ़िए। हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके अलावा आपने जो एनएचपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आए थे? क्या कुछ मतलब जैसे पीएलसी स्काडा वगैरह के भी क्वेश्चन वगैरह थे कि या जो एनएचपीसी जेई ने सिलेबस दिया था उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो मतलब कि क्या कहें, आश्चर्यजनक ये था ना कि हम लोग को 30 नंबर का जनरल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं डिस्कस था। हमें ऐसा लग रहा है पिछले नोटिफिकेशन में। अच्छा। लेकिन 30 नंबर जनरल इंजीनियरिंग डाल दिया गया था। और इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि 140 टेक्निकल लिखे हैं और पिछला बार भी ऐसे नहीं लिखे थे, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग डाल दिया गया था। इसलिए हमें तो अगर फिर डाउट है कि जनरल इंजीनियरिंग नहीं लिखे हैं और शायद एग्जाम में डाल दें। नहीं, सिलेबस इन्होंने इस बार दिया हुआ है और उसमें सिलेबस में इन्होंने कुछ फिजिक्स के वगैरह के टॉपिक्स दिए हैं, मैकेनिकल वगैरह के कुछ अलग से टॉपिक इन्होंने बताए हुए, तो इसका मतलब है कि जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तब आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस के लिए इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ और उस ऑफिशियल सिलेबस में इन्होंने मैकेनिकल के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, तब सही बोल रहे हैं। फिर तो हो ही गया ना, जनरल इंजीनियरिंग आएगा इस बार तो भी आप आएगा। लोगों ने इसे किसे टैकल किया था? जैसे अगर आपको पता भी नहीं था कि जनरल इंजीनियरिंग आएगा, आपको सिलेबस में भी नहीं पता था, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया कि जनरल इंजीनियरिंग अचानक से आ गया? तो आपको क्या लगा था उस टाइम, मतलब क्या होता है जब कैंडिडेट को? देखिए, हाँ बताइए। जी, बताइए आपने कैसे टैकल किया था, कैसे इसका सामना रियलिटी किया बात ये था ना कि जनरल इंजीनियरिंग आ गया और ये था, मतलब हम लोग के लिए सरप्राइज था। अच्छा। तो जो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन था उसको मैं अटेम्प्ट नहीं लिया। जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन था जी। उसको मैं एक टेक्निक सीखा था कि अगर क्वेश्चन नहीं पता चले ना तो उसका यूनिट देख के कुछ करके देखा जा सकता है कि ऑप्शन में क्या है। अच्छा। तो मैं उससे 2-3 क्वेश्चन सही कर लिया था। और बाकी जनरल इंजीनियरिंग में जो सही बता रहे हैं, जो 11th 12th और जनरल जो फिजिक्स होता है जी। उस हिसाब से क्वेश्चन था, तो उतना थोड़ा सा नॉलेज था तो मार दिए थे। मतलब कि उसमें नंबर ठीक ठाक आ गया था। जो थ्योरी बेसिस था सिविल का, जैसे कहीं पूछ दिया था कि इसमें कौन सा मिक्स डिजाइन का कंक्रीट यूज होगा, तो वो सब में नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रिकल का बंदा। लेकिन अगर फिजिक्स जनरली एसी का कुछ निकालना होता है तो न्यूमेरिकल बेसिस आया था ना, तो उसका यूनिट देख के 2-3 सही कर लिए थे। ये सच्चाई है। और बाकी जो आ रहा था जनरली वो मारे, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं
कर पाए हम लोग जनरल इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी समझने लायक है कि अगर कोई भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीसीएल हो चाहे एनएचपीसी हो, किसी भी एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है तो वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसे जैसा कि पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि वो उन्हें भी बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा, और वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरह की वो परफॉर्मेंस करना चाहते थे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास जनरल इंजीनियरिंग आ गई लास्ट ईयर, जब उस टाइम, इस बार तो सिलेबस में मेंशन भी है, पहले सिलेबस में मेंशन नहीं था, फिर भी आई और आप लोग हैरान हुए और आप लोगों को लगा भी था, मतलब कि हाँ ये अलग से आ गया है, अब मेरा क्या होगा। आपको मतलब लगा था कि एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे? एग्जाम देने के बाद तो हमें नहीं लगा था, क्योंकि वो जनरल इंजीनियरिंग वाला भी लगा कि मैं तो इसमें फंस गया, मैं तो इसको कुछ किया नहीं था अच्छा तैयारी, और नंबर भी कुछ खास आया नहीं था, लेकिन हम लोग का शिफ्ट थोड़ा टफ था। अच्छा, तो और नॉर्मलाइजेशन टफ हुआ शिफ्ट था? होने, हाँ, नॉर्मलाइजेशन में हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। अच्छा, हाँ, तो वही, पुरुषोत्तम जी नहीं तो मैं पहले से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, तो 200 में से आपने आंसर किए आने के बाद कितने नंबर प्राप्त किए थे? 131 आया था आफ्टर कटिंग। अच्छा, फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको अपना स्कोर पता चला था? हाँ, इसका जो कट ऑफ शायद कोई लगाया था, तो लगभग मेरा 9 मार्क्स नॉर्मलाइज हुआ था, 139 या 40 हुआ था मेरा। अच्छा, तो लेकिन कहने का मतलब ये था कि आपको उम्मीद भी नहीं थी, आपने एक नॉर्मल पेपर उम्मीद नहीं दिया, थी तो हमें। जिस तरह से हाँ। आप हर पेपर देते हैं, जनरल इंजीनियरिंग का हम्म। चैप्टर आया, जनरल इंजीनियरिंग के 30 क्वेश्चन आए, आप उससे सरप्राइज हम्म। हुए, लेकिन स्टिल आपका सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, कभी भी हाँ। आपको इस चीज से घबराना नहीं है कि यूपीसीएल का पैटर्न चेंज हो गया या एनएचपीसी का पैटर्न चेंज हो गया। जो भी क्वेश्चन आए या फिर जिस हिसाब से, उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो हाँ। सरप्राइज सब्जेक्ट आ रहा है वो तो सबके लिए आ रहा है। हाँ। हाँ। हम्म, और ठीक। एक चीज और जी बताना चाहेंगे, इनका जो जीके है ना 30 मार्क्स का, जी जी। उसमें करेंट अफेयर का थोड़ा ज्यादा वेटेज रहता है। अच्छा, तो अभी हाँ, हमने करेंट अफेयर एनएचपीसी थोड़ा जेई सा की टिक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, उसमें करंट अफेयर का हम क्विज भी डेली बेसिस पे दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमने लास्ट टाइम का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिया था कि करंट अफेयर का ज्यादा आता है। तो करंट अफेयर आप हाँ, पिछले कितने मंथ की करंट अफेयर आप करके गए थे? करेंट अफेयर नोटिफिकेशन जब निकला है ना, जी जी। फिर 2 मंथ पहले का लेके और चलिए, तो हमें लगता है कि कवर हो जाएगा। 2 मंथ पहले का? तो मोटा मोटा हाँ, हम मान के चले उसमें। 4-5 महीने का भी पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी एग्जाम्स होते हाँ। हैं, जैसे एसएससी जेई हुआ, वो सब 6-6 मंथ की पूछते थे, यूपीसीएल जेई भी 6 मंथ की हाँ। पूछते थे। तो जनरली लोग हाँ। 6 मंथ की पूछते हैं, लास्ट के 2-3 महीने की अच्छे से पढ़ लीजिए। हम्म। हम्म। और रीजनिंग की आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते थे? हाँ, रीजनिंग तो टेस्ट सीरीज में ही थोड़ा सा प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस वाला चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड बढ़ेगा, और थोड़ा सा उसका सोल्यूशन में पता चल जाता है कि अच्छा कैसे, प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है कैसे बनेगा और इस पे स्पीड हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा तो टेस्ट सीरीज लगाते लगाते ही रीजनिंग का कवर हो गया था मेरा। अच्छा। तो अभी आप एनएचपीसी जेई में सिलेक्टेड है पुरुषोत्तम जी, तो आप कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हो रहा सर, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्हें आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के नाते, एक सफल इंसान होने के नाते, कुछ एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कैंडिडेट्स का एक जो जोश है या फिर एक इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाए। देखिए, रियलिटी बात यह है कि मैं भी थका हारा ही एक स्टूडेंट था, जी जी। कैंडिडेट था, मैं भी थका हारा था। मैं 2019 के बाद कंटिन्यू को मतलब ट्राई कर रहे थे, कहीं नहीं हो रहा था, जी जी। लेकिन हमें सफलता मिली। वही मैं कामना करता हूँ भगवान से कि आप लोग को भी सफलता मिलेगा, आप लोग कोशिश करते रहिए। और पिछले बार तो 34 सीट था शायद इलेक्ट्रिकल, इस बार 74 है, जी। समझिए डबल से भी ज्यादा है। आप लोग कोशिश कीजिए, एनएचपीसी में हो जाएगा। अच्छा, तो आप वहाँ की जॉब और हम्म। एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए, यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका जो भी जॉब लोकेशन है हम्म। वो बहुत दूर है, मतलब, और क्या उसको बोलते हैं, मार्केट जो मेन सिटी है उससे दूर ही रहेगा। हम्म। यही लेकिन दिक्कत है। ओवरऑल और वही ओवरऑल एनएचपीसी है, तो वो जंगल पहाड़ में तो ये बनता ही है, तो पावर ऐसा ही प्लांट्स ऐसे लोकेशन ही दूर मिलेगा। लोकेशन पे होते हैं, ऐसे ही रिमोट लोकेशन पे हाँ, होते हैं। सारी लोकेशन होते हैं। तो इससे ट्रेन डरने भी की है, जरूरत नहीं और है, क्योंकि हाइड्रो जो है तो, हाँ, जी हाइड्रो है तो सर, तो ये तो जी। जंगल पहाड़ हो गए हैं, हाँ, और सही हो बात है। गए हैं, तो ऐसा लगता है। लेकिन किसी किसी बंदे को ऐसा लगेगा, अच्छा लगता है। सही बात है, ये मतलब खुद की हाँ। पसंद पे डिपेंड भी करता है। और न जॉब होने से हाँ। बेहतर है आपके पास कोई एक अच्छी सुदृढ़ जॉब और एनएचपीसी जैसे अच्छे हाँ। डिपार्टमेंट में आपके पास जॉब है। हाँ। हाँ। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आपने इतना अच्छा अपना इतना कीमती समय दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, एक चीज ये बताता हूँ जी। कि एनएचपीसी एक एडवेंचरस लाइफ जीने का मौका देता है। मतलब अलग अलग तरह का चीजें देखने को मिलेगा जो मतलब आप लोग नहीं सोचे होंगे। जो टीवी में वाइल्ड लाइफ देखते हैं ना, हम्म। उस टाइप पे कहीं कहीं इन्वायरमेंट मिलता है। चलिए, ये तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी सुन के उनके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा एनएचपीसी जेई की तैयारी करने को लेके। हम्म, हम्म। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्ट होने के लिए। इसी तरह की और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा, ताकि हम कैंडिडेट्स को आपकी बात पहुंचा सकें।